सुप्रभात दोस्तों। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन के अंदर कठिनाइयों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था और दोस्तों उसके अंतर्गत हमने यह जानने का प्रयास किया कि विद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाओं के अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन से संबंधित किन किन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों के द्वारा जिस रूप में हम विद्यालय के अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहते हैं, वास्तविक रूप में वे पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय के अंदर आयोजित नहीं हो पाती। इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हमने इस बात की चर्चा पिछली क्लास के अंतर्गत की थी। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं या पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के प्रकारों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज कि विद्यालय एवं शैक्षिक संस्थानों के अंदर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है वे कितने प्रकार की होती है, उनको किन किन भागों के अंदर विभाजित किया गया है। इन बिंदुओं के ऊपर आज की इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, विषय के ऊपर आते हैं। विद्यालय के अंदर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित होती है उसमें उसका पहला प्रकार है साहित्यिक क्रियाएं। बालकों के अंदर लिटरेसी एक्टिविटीज, बालकों के अंदर साहित्यिक गतिविधियों एवं साहित्य बोध का विकास करने के लिए विद्यालय के अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अब दोस्तों, आपका प्रश्न ये हो सकता है कि विद्यालय के अंदर साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है। तो दोस्तों, साहित्यिक क्रियाओं के अंदर जैसे विचार गोष्ठी, भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन, ये विभिन्न जो एक्टिविटीज है वो सभी एक्टिविटीज साहित्यिक गतिविधियों के अंदर आती है और इन एक्टिविटीज को विद्यालय के अंदर आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों के अंदर आत्म अभिव्यक्ति की भावना का विकास करना, यानी कि बालक के मन के अंदर जो विचार उठ रहे हैं उन विचारों को प्रदर्शित करने का यदि कोई तरीका होता है तो वो है साहित्यिक क्रियाएं। साथ ही साथ साहित्यिक क्रियाओं के द्वारा बालकों को आत्म प्रकाशन एवं आत्मबोध की भावना का विकास भी किया जाता है। विचार गोष्ठी के अंदर किसी महत्वपूर्ण साहित्यिक विषय के ऊपर विभिन्न बालक समूह में मिलकर के उसके ऊपर चर्चा एवं परिचर्चा करते हैं और एक सार्थक निर्णय के ऊपर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इससे बालकों के अंदर विचारों की भावना का विकास होता है। वाद विवाद की जो प्रतियोगिताएं विद्यालय के अंदर आयोजित की जाती है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालकों के अंदर आत्म अभिव्यक्ति की भावना का विकास करना। किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को लिया जाता है और उसके ऊपर बालकों को बोलने का मौका दिया जाता है। उसके दो पक्ष हो सकते हैं, यानी कि उस विषय के
पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना और दूसरा होता है उस विषय के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करना। तो वाद विवाद की प्रतियोगिता के द्वारा भी बालक अपने विचारों के विकास के अंदर आगे बढ़ता है और बोलने की अभिव्यक्ति का उसके अंदर विकास होता है। साथ ही साथ दर्शक बालक के अंदर बालक के जीवन किस प्रकार का है, किस प्रकार का उसके अंदर विचारों का प्रस्फुटन होता है, वो विचारों का प्रस्फुटन भी उस बिंदु के माध्यम से निकलता है। यानी कि कहने का एक तात्पर्य ये है कि इसके द्वारा बालक के अंदर आत्मा अभिव्यक्ति की भावना का विकास होता है। भाषण की जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है उसका भी प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि बालक के अंदर बोलने की अभिव्यक्ति का विकास किया जाए, कि बालक किस प्रकार से कहीं पर भी अपने विचारों को व्यक्त कर सके, जिससे कि बालक के अंदर नेतृत्व की भावना का विकास होता है और बालक किन गतिविधियों के अंदर जा रहा है, बालक की क्या रुचि है, उसकी क्या क्षमताएं हैं, किस प्रकार के उसके विचार हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी उसकी अभिव्यक्ति से हो सकती है। दोस्तों, विद्यालय पत्रिका भी बालकों को आत्मा अभिव्यक्ति की भावना का विकास करता है। बहुत से बालक ऐसे भी होते हैं कि उनके विचार बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन संकोचित स्वभाव के कारण सार्वजनिक मंच के ऊपर या समूह के अंदर वो अपनी भावनाओं को चाहकर भी प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए, जिनको कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अंतर्मुखी बालक कहते हैं, लेकिन रचनात्मक प्रवृत्ति उनमें भी कूट-कूट करके भरी होती है, जानते बस बहुत कुछ है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए भी साहित्यिक विद्यालय की जो पत्रिका का आयोजन किया जाता है वो उनके लिए एक अच्छा सुअवसर होता है और लेखनी के द्वारा, लेखन कौशल के द्वारा वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरे व्यक्ति उनको पढ़ते हैं। तो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के द्वारा विद्यालय पत्रिका का आयोजन भी किया जाता है और वर्ष के अंदर 2 बार विद्यालय पत्रिकाओं का संपादन किया जा सकता है। यहाँ पर विद्यालय पत्रिका का जो संपादन किया जाता है दोस्तों, उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संपादक मंडल में शिक्षक वर्ग तो प्रमुखता से है ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें छात्र वर्ग को भी प्रमुखता देनी चाहिए, ताकि बालक अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सके और एक अच्छी साहित्यिक कृति के निर्माण में बालक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो दोस्तों, ये जो विभिन्न साहित्यिक क्रियाएं विद्यालय के अंदर की जाती है वे सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं की श्रेणी के अंदर आती है। दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का दूसरा प्रकार है संगीत एवं नाट्य क्रियाएं। संगीत, दोस्तों, संगीत व्यक्ति के जीवन को रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करने एवं उसके मानसिक विचारों को सुसंबद्ध करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय संस्कृति के ऊपर यदि हम दृष्टि डालें तो संगीत जो है हमारे संस्कृति का प्राचीन समय से एक अभिन्न अंग है और व्यक्ति जब कार्य की बोझिलता से या अवकाश का उपयोग कर रहा होता है तो वो मन ही मन कुछ संगीत के स्वरों को गुनगुनाने लगता है, जिससे कि उसको एक आत्मिक संतोष प्राप्त होता है और उसका जो मानसिक बोझिलता है वो कुछ हद तक क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए संगीत की जो शिक्षा है वो भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर आती है और इस संगीत के माध्यम से भी व्यक्ति आत्म प्रकाशन एवं अपने विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ संगीत के साथ नाट्य जो क्रियाएं हैं, नाट्य की क्रियाएं भी व्यक्ति को आत्म प्रकाशित करने या आत्मा अभिव्यक्ति का सुनहरा अवसर प्रदान करती है और नाट्य के द्वारा बालक विभिन्न प्रकार की नाट्य एक्टिविटीज के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है विभिन्न भाव भंगिमाओं के माध्यम से। तो बालकों के अंदर भावानुभूति का भी विकास होता है। साथ ही साथ नाट्य कला के द्वारा
बालक चाहे राजनीतिक विषय हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, विभिन्न पक्ष जो हमारे समाज के अंदर मौजूद होते हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दों को समाज के सामने प्रदर्शित करने का भी एक प्रमुख माध्यम होता है नाट्य कला, जिससे कि समाज एवं बालक खेल खेल के माध्यम से समाज के ज्वलंत मुद्दों से अवगत हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, संगीत एवं नाट्य कला भी व्यक्ति को अपने विचार एवं अपनी भावनाओं का विकास करने का एक प्रमुख साधन होता है। नाट्य कला के अंदर भी दोस्तों शिक्षक को छात्रों की रुचि एवं क्षमता के अनुसार विभिन्न भाव भंगिमाओं के अंदर विभिन्नता के आधार पर बालकों को इसके अंदर पार्टिसिपेट का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि बालक अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न एक्टिविटीज के अंदर, और साथ ही साथ नाट्य कला के अंदर एक ही अभिनय को एक ही व्यक्ति को प्रदान नहीं करना चाहिए, उसके अंदर भी विविधता होनी चाहिए। तो ताकि बालक अपने विचार एवं भावनाओं को सही तरीके से व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित कर सके, और साथ ही साथ इससे बालकों के अंदर विचार अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होगा और वो अपने विचारों को दूसरों को समझाने के लिए हमेशा सफल होंगे। तो इस तरह से संगीत एवं नाट्य क्रियाएं भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर आती है। अगली क्रियाएं हैं दोस्तों खेल कूद प्रतियोगिताएं तथा शारीरिक व्यायाम। दोस्तों, ये जो एक्टिविटीज विद्यालय के अंदर आयोजित की जाती है, इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि बालक का स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्ण रूप से उसका विकास करना, क्योंकि जीवन का अमूल्य यदि कोई निधि है तो वो है स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो दूसरी जो चीजें हैं जीवन से संबंधित उनको बालक आसानी से अर्जित कर लेगा। इसलिए बालक का स्वस्थ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आवश्यक है। कहा भी जाता है, प्रसिद्ध दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति तन से शरीर से स्वस्थ है तो निश्चित रूप से उसके जो विचार होंगे वो भी बहुत ही स्वस्थ होंगे। इसलिए बालक के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों का विकास करना, अपना शारीरिक विकास करने के लिए खेलकूद एवं शारीरिक व्यायाम की क्रियाओं को भी विद्यालय के अंदर स्थान दिया जाता है, और ये भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। खेलकूद प्रतियोगिता के अंदर बालक के अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है, सामूहिकता की भावना का उसके अंदर विकास होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन समन्वय करने की भावना का विकास होता है। क्योंकि एक समूह होता है तो समूह के अंदर सबसे बड़ी समस्या होती है कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना। तो जब बालक समूह के अंदर खेलेंगे तो निश्चित रूप से नेतृत्व की भावना का भी विकास होगा, सामूहिकता की भावना का भी विकास होगा, समन्वय की भावना का विकास होगा, सहयोग की भावना का विकास होगा, त्याग की भावना का विकास होगा, और अन्य ऐसे नागरिकता के गुणों का विकास होगा, सामाजिकता के गुणों का विकास होगा, राष्ट्र प्रेम की भावनाओं का विकास होगा। ऐसे कई बिंदु होते हैं जो खेल खेल के माध्यम से बालकों के अंदर उन चीजों का विकास होता है। इसलिए खेल व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है और व्यक्ति के स्वस्थ रखने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए विद्यालयों के अंदर खेल कूद और साथ ही साथ व्यायाम की क्रियाएं भी शारीरिक विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है और शारीरिक विकास को एक संतुलित दिशा में अग्रसर करती है। इसलिए व्यायाम की क्रियाओं को भी विद्यालय में प्रमुखता से स्थान देना चाहिए। दोस्तों, खेलकूद की जो प्रतियोगिताएं होती है विद्यालय के अंदर कई प्रकार की बालकों को समस्याओं का सामना करता है। आज के हमारे विद्यालयों के अंदर हम देखते हैं तो अधिकांश विद्यालयों के अंदर खेल की एक्टिविटीज इसलिए सुव्यवस्थित रूप से नहीं हो पाती है कि वहां पर अच्छे पीटीआई शिक्षक की कमियां होती है, और साथ ही साथ सरकार की उदासीनता के चलते कई विद्यालयों के अंदर अच्छे प्लेग्राउंड्स का भी अभाव है एवं खेल से संबंधित सामग्री का भी अभाव होता है, जिससे कि वो एक्टिविटीज जिस रूप में विद्यालयों के अंदर शिक्षण संस्थाओं के अंदर आयोजित होनी चाहिए नहीं हो पाती है। इसलिए
खेलकूद की प्रतियोगिता तथा शारीरिक व्यायाम की प्रतियोगिताओं को विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं के अंदर प्रमुखता देनी चाहिए। ये वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा एक एक्टिविटीज के द्वारा बालक के अंदर बहुमुखी प्रतिभा का विकास किया जा सकता है। अगली दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं छात्र परिषद एवं छात्र संघ। छात्र परिषद एवं छात्र संघ भी एक प्रमुख पाठ्य सहगामी क्रियाओं की श्रेणी में आता है और इसके द्वारा बालक के अंदर नेतृत्व की भावना का विकास किया जाता है। साथ ही साथ हमारा देश जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश के अंदर बालकों के अंदर लोकतांत्रिक भावना का विकास करने में भी छात्र परिषद एवं छात्र संघ अपना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है, क्योंकि लोकतंत्र के द्वारा छात्र परिषद एवं छात्र संघ के द्वारा बालक अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से परिचित होते हैं कि लोकतांत्रिक देश के अंदर मेरे क्या अधिकार हैं और अधिकारों के साथ साथ एक राष्ट्र के प्रति एक सुयोग्य नागरिक के तहत मेरे राष्ट्र के प्रति क्या ड्यूटीज है, इन चीजों से बालक अवगत होता है और बालक के अंदर एक सुनागरिकता के गुणों का विकास होता है। इसलिए विद्यालयों के अंदर छात्र परिषद एवं छात्र संघों का गठन करना चाहिए। स्कूल एजुकेशन के अंदर छात्र परिषद का निर्माण किया जाता है जिसके अंदर बालक को नेतृत्व की क्षमता का प्रदान करने के लिए तथा साथ ही साथ छात्रों की मांगे एवं उनकी आवश्यकता को विद्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक छात्र प्रतिनिधि का चयन किया जाता है जो कि एक छात्रों का लीडरशिप प्रदान करता है और साथ ही साथ उच्च कक्षाओं के अंदर यानी कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के अंदर छात्र संघ परिषद का गठन किया जाता है और वहां पर एक लोकतांत्रिक निर्वाचन पद्धति के द्वारा छात्र अपने प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं और विभिन्न पदाधिकारियों का भी चुनाव करते हैं ताकि वो अपनी मांगों को प्रशासन के सम्मुख रख सके और इसके साथ साथ उनके अंदर लोकतांत्रिक एवं संविधान के अधिकार एवं कर्तव्यों की उनको जानकारी हो। तो दोस्तों इस प्रकार की जो एक्टिविटीज विद्यालय के अंदर की जाती है उनको हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आज हमने 4 प्रकारों के ऊपर दृष्टि डाली। कंटेंट कुछ बड़ा है तो बाकी की शेष जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के काइंड्स हैं, प्रकार हैं, उनको हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने 4 बिंदुओं को लेकर के विचार किया। दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का एक अभिन्न अंग है, इसलिए मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि आप सभी भविष्य शिक्षक हैं और राष्ट्र को एक सही मार्ग में अग्रसर करने के लिए साथ ही साथ बालक के सर्वांगीण विकास में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है या योगदान होगा। इसलिए आप ये जो एक्टिविटीज हम इस क्लासों के माध्यम से पढ़ रहे हैं बालकों के अंदर कूट करके भरने का प्रयास करें। कूट के भरने का तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह है कि बालकों को इस प्रकार से तैयार करें कि विभिन्न उनकी रुचियों मनोवृत्तियों के माध्यम से वो जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन करते हैं उन एक्टिविटीज के अंदर बालकों को बेहतरीन परफॉर्मेंस के तहत आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि संतुलित जीवन का बालक के अंदर विकास हो सके। क्योंकि दोस्तों आज के इस युग के अंदर हम देखते हैं तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी हम इस बात से अवगत हैं कि आज का बालक यदि किसी चीज को सहन नहीं कर पाता है तो वह है तनाव, स्ट्रेस। वर्तमान समय में तनाव इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि एक बालक इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता है और ये जो स्ट्रेस हमारे समाज के अंदर बढ़ रहा है इसका प्रमुख कार्य ये है कि हमारी जो शिक्षा है वो पुस्तकीय ज्ञान प्रदान है, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान को प्रमुखता दी जाती है, इसलिए बालक का संतुलित विकास नहीं हो पाता और जब पाठ्य सहगामी क्रियाएं उसके साथ नहीं होती है तो बालक का एक पक्षी विकास होता है और इस एक पक्षी विकास के माध्यम से यानी कि पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से बालक का जो मानसिक विकास है वो थोड़ा विकृत हो जाता है और ऐसी स्थिति में घर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, शिक्षक के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा बालक को किसी प्रकार का कुछ दिया जाता है तो बालक उस तनाव को सहन
नहीं कर पाता है और आज हमारे समाज के अंदर ऐसी कई अप्रिय घटनाएं घटती है। उसका प्रमुख कारण ही तनाव होता है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसको बालक स्वीकार नहीं करता है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के साथ साथ पुस्तकीय ज्ञान तो बालकों को प्रदान करना ही है, क्योंकि वो आज के युग की डिमांड है। जब तक वो पुस्तकीय ज्ञान के अंदर आगे नहीं बढ़ेगा, अपना उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ यदि इन एक्टिविटीज को सही रूप में विद्यालय के अंदर संचालित की जाएगी तो निश्चित रूप से बालक का संतुलित विकास होगा और जो तनाव की समस्या हमारे समाज के अंदर है वो भी काफी हद तक दूर होगी। इसलिए इन बातों को आप अपने जीवन के अंदर विद्यार्थियों के साथ पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रयोग में लाए। इसी भावना के साथ जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।